हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग सेक्शन 10 पढ़ने वाले हैं। आपको यहाँ भी डबल टिक दिखाई दे रहा है। आपको समझ जाना चाहिए कि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बात करता है अन्य संक्रमण अवरुद्ध करने वाली शर्त, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रूल अगेंस्ट इनएलिएनेबिलिटी, यानी कि वैसी शर्त जो रोक लगाए वो मान्य नहीं है। अब सेक्शन 10 से लेकर के सेक्शन 18 जो है इसी रूल की बात करता है, यानी कि जो हम आज सेक्शन 10 में पढ़ रहे हैं यही चीज आपको यहाँ से लगातार 18 तक पढ़नी है। आप प्लीज इसको अपने कॉपी में नोट करें। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं प्री में कि कौन सी बात किस सेक्शन तक है, कहाँ तक बताई गई है, कहाँ कहाँ इसको और बताया गया है, इसलिए आप इसको नोट कर लें। तो आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर कि क्या कहता है ये। आपको मालूम है अच्छी तरीके से कि जब भी आप किसी को अंतरण करते हैं तो आप उस संपत्ति के सारे अधिकार उस व्यक्ति को दे देते हैं जिसको आपने संपत्ति का अंतरण किया है, जैसे कि उस संपत्ति का मालिकाना हक, उस संपत्ति से होने वाली इनकम, अगर वो संपत्ति खेती वाली जमीन है तो उससे होने वाली फसलें, और अगर कोई गार्डन वगैरह है तो उससे होने वाले फूल पौधे एटसेट्रा एटसेट्रा। तो सब कुछ हमें जो है साथ में देना पड़ता है। लेकिन अगर हम किसी को संपत्ति दें और साथ में उसके कुछ रोक लगा दें और उसको ये कह दें कि तुम्हें ये मेरे हिसाब से यूज करनी है, तो ये गलत बात है। तो यही बात जो है सेक्शन 10 भी आपको बता रहा है कि जब भी आप किसी को संपत्ति देते हैं यानी अंतरण करते हैं, जब आप प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करते हैं तो आप उसके साथ कोई शर्त नहीं लगा सकते हैं, और अगर आप शर्त लगाते हैं तो वो शर्त जो है शून्य हो जाएगी। यानी कि आपने अगर किसी व्यक्ति के साथ में ऐसा अंतरण किया है और ऐसा अंतरण करने का करार किया है तो आपका करार जो है वो विधि मान्य रहेगा, यानी कि आपका एग्रीमेंट वैलिड होगा और आपने जो शर्त लगाई है वो शून्य हो जाएगी, यानी वॉइड हो जाएगी। अब थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं और कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। अभी वैसे सेक्शन 10 में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, लेकिन चूंकि आपको पता है कि लीगल मैगजीन बहुत मायने रखती है और टीपी एक्ट में लीगल मैगजीन पूछता ही पूछता है। आप चाहे पुराने पेपर उठा के देख लें, आपको मिलेगा जरूर। तो पहले हम लोग एक मैगजीन लेते हैं जो आपको सामने दिखाई दे रही है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये देखिए, पढ़ते हैं इसको। एलियनेशन रेई प्री फर्दर जूरी एक्रेसेंडी। इसका मतलब होता है एलियनेशन इज प्रेफर्ड बाय लॉ रेदर देन एक्यूमुलेशन। यानी यहाँ पे एलियनेशन का मतलब होता है अलग होने वाली भावना, यानी ट्रांसफर, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर। यानी प्रॉपर्टी हमेशा ट्रांसफर करने के लिए ही होती है। लॉ हमेशा कहता है कि एक संपत्ति का अंतरण होना ही चाहिए। वो ये कभी नहीं कहता कि संपत्ति हमेशा एक ही जगह पर एक ही व्यक्ति के पास यानी बंधी हुई होनी चाहिए, जुड़ी हुई होनी चाहिए। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है जुड़ा हुआ होना, एक जगह बंधा हुआ होना। तो लॉ हमेशा कहता है कि कोई भी संपत्ति हो उसका हमेशा अंतरण होगा, यानी वो हमेशा किसी न किसी के पास जरूर जाएगी ट्रांसफर होके, वो कभी भी बंद के रहने के लिए नहीं होती। लेकिन इसका एक्सेप्शन आपको मिलेगा सेक्शन 10 में, यानी हर तरीके की प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं हो सकता। अगर आपने सेक्शन 10 का मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देखें, आपका कॉन्सेप्ट मुझे यकीन है कि आपका जरूर क्लियर हो जाएगा। तो इस मैगजीन के साथ में आप कोट जरूर करें कि ये सेक्शन 6 का अपवाद है, यानी आपको यहाँ पर ये एक्सेप्शन के तौर पे अपने कॉपी में नोट करना चाहिए। अब एक और मैगजीन इसके साथ में जुड़ी हुई है जो आपको सामने दिखाई दे रही है, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगी। वैसे ये जो दूसरी मैगजीन है ये आपको आपके बुक में मिल जाएगी, लेकिन ये जो पहली वाली मैगजीन थी ये हो सकता है ना भी मिले, क्योंकि मेरे पास भी कुछ किताबें हैं, मतलब 2-3 किताबें हैं, उसमें से सब में ये मैगजीन नहीं है। सिर्फ एक ही बुक ऐसी है जिसमें ये मैगजीन मिली, बाकी दोनों में नहीं थी। ये नीचे वाली जो है ये बाकी सारी बुक में मुझे मिल गई। इसका हिंदी भी मैं आपको अपने बुक से दिखा दूंगी। पहले तो इसको समझते हैं क्या है।
मोडस एट कन्वेंशन विंसेंट लेगम। इसका मतलब है द फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट एंड कन्वेंशन ऑफ द पार्टीज ओवर रूल द लॉ। इसका जुड़ाव सेक्शन 10 से है। एक तरफ आपको सेक्शन 10 कहता है कि अगर आप ट्रांसफर करने के दौरान कोई भी शर्त लगाते हैं तो वो शून्य हो जाएगी, ये तो है। लेकिन यहाँ पर ये मैगजीम कहती है कि अगर दोनों पक्षकार आपस में मिलकर कोई फैसला करते हैं और उस फैसले को दोनों ही मिलके मान लेते हैं तो वहां पर कानून कुछ नहीं काम आएगा। यानी यहाँ पे लिखा हुआ है कि उनकी जो पक्षकारों की जो आपस की इच्छा है वो लॉ पे ओवर रूल हो जाएगी, यानी उससे ज्यादा ऊंची हो जाएगी, उससे ज्यादा वैल्यू रखेगी। ये भी आपको अपने सेक्शन 10 में जरूर नोट करना है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बुक से भी दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने पेंसिल से मार्क भी किया है, अगर आप चाहें तो यहाँ से भी नोट कर सकते हैं अगर आपकी बुक में नहीं है तो, लेकिन अगर आपकी बुक में है तो नोट करके अपना समय बर्बाद ना करें। चलते हैं हम लोग आगे। कुछ बुक के इलस्ट्रेशन है वो मैं आपको पढ़ के बताना चाहूंगी। पढ़ना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी सेक्शंस ऐसे होते हैं जब हमें सेक्शन समझ में नहीं आते हैं, लेकिन जैसे ही हम उसका दृष्टांत पढ़ते हैं हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। तो एक दृष्टांत मतलब बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने जो चुने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। आप अपने बुक में देख सकते हैं अगर आपके पास है, मैंने यहाँ पे नोट नहीं किए हैं। जैसे कि ए नाम का कोई व्यक्ति है, वो अपनी संपत्ति को बी को बेच देता है, लेकिन वो ये शर्त भी लगाता है कि फ्यूचर में बी जो है उस संपत्ति को जब भी बेचेगा तो ए या उसके परिवार के सदस्य को ही बेचेगा और बाहर वो किसी को बेच ही नहीं सकता। तो अगर इस कीमत पर बी को संपत्ति चाहिए तो वो हामी भरे, वरना ए जो है बी को संपत्ति नहीं देगा। अब बी का देखना है कि बी ये शर्त मानता है कि नहीं। तो ये शर्त तो बिल्कुल सरासर गलत है। बी जब वो बी संपत्ति को ले चुका है, वो उसका मालिक बन चुका है, तो वो चाहे जिसको अंतरण करे, ये उसकी इच्छा, वो जिसको भी चाहे अंतरण कर सकता है। इसके लिए ए अब कोई रोक टोक लगाने वाला होता ही नहीं, क्योंकि ए ने तो अपनी संपत्ति का पहले ही ट्रांसफर बी को कर दिया एब्सोल्युटली। तो यहाँ पर जो ये शर्त लगाई गई है ए के द्वारा बी को, ये गलत है, ये अमान्य है, ये इनवैलिड है। दूसरा इलस्ट्रेशन लेते हैं। हालांकि मैं इलस्ट्रेशन की फोटोज नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि आप अपने बुक से उसको देख सकते हैं। दूसरा इलस्ट्रेशन है कि दो भाइयों ने अपनी पैतृक संपत्ति का बंटवारा कर लिया जो उनके फादर की थी, और पार्टीशन डीड बन गई। पार्टीशन डीड में शर्त शामिल की उन लोगों ने कि यदि दोनों भाइयों में से कोई भी अपना हिस्सा अगर बेचना चाहे तो वो एक दूसरे भाई को ही सिर्फ बेचेगा। तो ये भी शर्त अमान्य है। भाई क्यों बेचेगा? दोनों भाई की जहां इच्छा होगी वो वहां अपना हिस्सा बेचेंगे, वो एक दूसरे को ना बेचना चाहे तो नहीं बेचेंगे। तो ये शर्त भी अमान्य हो गई। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ए जो है बी को अपनी संपत्ति गिफ्ट कर देता है, दान कर देता है, लेकिन उसके साथ साथ वो एक शर्त भी लगाता है कि बी जो है उसका यूज जो है सिर्फ अपने जीवन काल में ही करे। मतलब बी जब तक जिंदा है तब तक वो उसका सिर्फ यूज करे, और अगर वो उस संपत्ति को मतलब सिर्फ वही यूज करे और किसी को ना दे। और अगर वो उस संपत्ति को बेचना चाहेगा तो उसको ए को ही बेचनी होगी, और अगर बेचेगा भी तो बाजार से आधी कीमत पर ही बेचना होगा। बिल्कुल गलत शर्त है। एक तो ए अपनी संपत्ति को वापस मांग रहा है और ऊपर से बाजार से कम कीमत पर। दोनों ही शर्त यहाँ पे इनवैलिड है और दोनों ही शर्त यहाँ पे अमान्य है। तो ये इलस्ट्रेशन आपको तीनों समझ में आ गया होगा कि सेक्शन 10 क्या कहता है। सेक्शन 10 सिर्फ जनरली यही कहता है कि जब भी आप किसी को संपत्ति देते हैं तो पूर्ण अधिकार के साथ दें, उसके साथ कोई शर्त न लगाएं। लेकिन अगर आप कोई शर्त लगाते हैं तो वो आपकी शर्त जो है शून्य हो जाएगी और आपका अंतरण जो है वो वैध होगा। अब जब हम लोग रिस्ट्रेन और अवरोध की बात कर ही रहे हैं तो हम ये भी जान लेते हैं कि रिस्ट्रेन्स कितने टाइप के होते हैं। तो अवरोध जो है वो दो तरीके के होते हैं, एब्सोल्यूट और पार्शियल, यानी पूर्ण प्रतिबंध और आंशिक प्रतिबंध। ये तो ऐसे भी आपको पढ़ के ही पता चल गया होगा पूर्ण प्रतिबंध क्या होता है।
कि जब कोई व्यक्ति जो संपत्ति को बेचता है यानी ट्रांसफर करने वाला जो अंतरक होता है, वो अंतरिति से ये कहे कि तुम इस संपत्ति को किसी को नहीं बेच सकते, इसको सिर्फ तुम ही यूज करोगे, तो ये क्या हो गया, एक पूरी तरीके से प्रतिबंध। बहुत आसान एग्जाम्पल है, एक इलस्ट्रेशन भी ले लेते हैं कि ए जो है अपनी संपत्ति बी को एक शर्त के साथ बेचता है कि वो उसे किसी और को नहीं बेचेगा। तो यहाँ जो ये शर्त है ये पूरा अवरोध है, यानी पूर्ण अवरोध है, एब्सोल्यूट है। तो जो अंतरिति होगा, अंतरिति को फिर से अंतरक को अंतरण करने की पूरी तरीके से रोक देती है। मतलब कि जो ट्रांसफरी होगा उसके पास तो संपत्ति चली जाएगी ना, तो वो जिसको चाहे उसको बेचना चाहे, लेकिन जब शर्त लगा दी गई है तो वो अपनी मन मर्जी मुताबिक किसी को बेच ही नहीं पाएगा। तो इस तरह की शर्त जो है इस सेक्शन के मुताबिक जो है अमान्य है, शून्य है, लेकिन अंतरण जो होगा वो वैध होगा। यानी संपत्ति अगर ए बी को दे रहा है तो वो संपत्ति उसको मिलेगी, लेकिन शर्त वर्त नहीं होगी। ऐसा समझ लीजिए कि शर्त कुछ है ही नहीं। पूर्ण प्रतिबंध के साथ में मुझे कोई एक अच्छा सा केस लॉ नहीं मिला जो कि पढ़ना चाहिए या कोट करना चाहिए, या ऐसा भी नहीं लगा कि इम्पोर्टेंट है तो मैंने नहीं नोट किया। लेकिन आंशिक प्रतिबंध के साथ में मुझे एक केस मिला जो कि एमसीक्यू सॉल्व करने के दौरान भी मुझे ये केस मिला था, क्योंकि ये पूछा जा चुका है एमपी जुडिशरी और यूपी जुडिशरी में। मैं आपको इसलिए ये सब बताती हूँ क्योंकि मुझे किसी टीचर ने कभी पढ़ाया नहीं है, हमारे कॉलेज में भी पढ़ाई नहीं होती थी, तो जो कुछ है मैंने खुद ही सीखा है, खुद ही खोजा है। तो पुराने क्वेश्चंस मैं देखती रहती थी, इसलिए मुझे पता चलता गया कि क्या पूछा जाता है क्या नहीं। इसलिए मैं ये क्वेश्चन मैंने देखा था, आप लोग भी इसको नोट करें। महमूद रजा वर्सेस अब्बास बांदी बीवी, केस क्या है ये मैं आपको बताऊंगी। उसके पहले हम लोग आंशिक प्रतिबंध को समझ लेते हैं कि ये क्या होता है, यानी पार्शियल रिस्ट्रेंट। आंशिक प्रतिबंध जैसे कि जब संपत्ति जो है एक व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति को जब जाती है, तो जो अंतरण करने वाला व्यक्ति है अंतरिति पर कोई ऐसी शर्त लगाता है जिससे वो दूसरे को अंतरण करने से आंशिक तौर पे रोक देता है, पूरी तरीके से नहीं, आधे तौर पे रोक देता है, तो ऐसा आंशिक अवरोध कहलाता है। अब एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। जैसे कि कोई जॉइंट फैमिली है, उसका बंटवारा होता है और परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो एक दूसरे पर ये शर्त लगाते हैं कि जितना भी हिस्सा एक दूसरे को मिला है वो बाहरी किसी व्यक्ति को जब भी किसी को बेचना होगा तो वो आपस में, ये एग्जाम्पल तो मैं आपको अभी बताई ही थी, वापस इसके साथ में इसी का है वो एग्जाम्पल सूट करता है। तो यहाँ पर आपको समझना है इसके साथ में कि जब भी कोई भाई जो है जब संपत्ति को बेचेंगे तो आपस में एक दूसरे भाइयों से ही कांटेक्ट करेंगे, वो परिवार के बाहर संपत्ति बेच ही नहीं सकते। तो ये हो गया आंशिक प्रतिबंध, यानी बेचने की अनुमति तो दे रहे हैं लेकिन अपने हिसाब से नहीं दे रहे हैं और बाहर नहीं दे रहे हैं, तो ये हो गया आंशिक प्रतिबंध। इस केस की क्या है वो मैं आपको दिखा भी देती हूँ और आपको बताती भी हूँ इस केस का फैक्ट। जो अभी मैंने आपको आंशिक प्रतिबंध का एग्जाम्पल बताया वो इस केस में है, लेकिन क्या हुआ था कि आंशिक प्रतिबंध को इस केस में आंशिक प्रतिबंध नहीं बताया गया। अब देखिए यहाँ पे प्रीवी काउंसिल से डिसाइडेड केस है। प्रीवी काउंसिल बोलता है कि जब पार्टीशन सूट जब क्लियर हुआ और उसकी डीड में ये लिखा गया कि परिवार के बाहर जो है किसी अननोन पर्सन को प्रॉपर्टी नहीं बेची जा सकती, तो ये जो है पूरी तरीके से प्रतिबंध में शामिल नहीं होता है और ये वैलिड प्रतिबंध है। क्यों? क्योंकि बहुत लोग सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी चाहते हैं कि हम अपने परिवार की संपत्ति अपने परिवार के लोगों तक ही रखें, हम बाहरी व्यक्ति को क्यों एंट्रेंस दें अपने घर में आने के लिए। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये एक तरीके से सही प्रतिबंध है। तो कोर्ट ने इस प्रतिबंध को यहाँ पे सही ठहराया कि अगर वो बाहरी व्यक्ति को अपनी संपत्ति में नहीं चाहते हैं दखल करवाना, तो ये प्रतिबंध यहाँ पर सही है और ये पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। इस केस को आप चाहें तो यहाँ से नोट भी कर सकते हैं, आपके बुक में तो मार्क भी कर सकते हैं। लॉ में एक चीज बहुत कॉमन और बहुत नेसेसरी है, वो ये
कि जब कोई सेक्शन आपको आपके अधिकार बताता है तो नीचे में उसके बहुत सारे अपवाद भी बता देता है। हर बात का कोई ना कोई अपवाद है ही, बिना अपवाद के कोई सेक्शन जो है बना ही नहीं है। बहुत कम ही ऐसे सेक्शन हैं जिनके अपवाद मौजूद हैं, लेकिन लगभग के हैं कि आपको अगर लॉ कुछ कहता है कि आप ऐसा कर सकते हैं तो नीचे में वो आपको बहुत सारी हिदायत भी देता है कि हाँ आप कर तो सकते हैं, लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो इसी को कहते हैं अपवाद। तो जहां पर टीपी एक्ट का सेक्शन 10 आपको अगर कहता है कि आप संपत्ति का अंतरण तो करिए मगर शर्त मत लगाइए, अगर आप शर्त लगाते हैं तो वो शर्त शून्य है। लेकिन वो 2 तरीके के अपवाद भी आपको बताता है। तो एक अपवाद तो है पट्टा लीज। कैसे है ये अपवाद? मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ कि मैं बुक्स की लाइन नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि बुक्स की लाइन जो है आपको खुद से पढ़ के समझनी है। मेरा काम सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट देना है ताकि आपको पढ़ते समय भारी ना लगे। तो यहाँ पर पट्टा के मामले में अपवाद कैसे है कि जब कोई लेजर जो है लेजी को, यानी पट्टा दाता और पट्टेदार और पट्टा दाता, यानी कि जो पट्टे पर देना चाहता है वो व्यक्ति अपनी संपत्ति जिसको पट्टे पर देना चाह रहा है उसको दे देता है, तो साथ में ये शर्त भी लगाता है कि जब आपको संपत्ति पट्टे पर यानी लीज पर दी गई है तो आप किसी और को पट्टे पर नहीं दे सकते। यानी पट्टा दाता पट्टेदार से कहता है कि जब हम तुम्हें संपत्ति दे रहे हैं पट्टे पर तो तुम किसी और को मत दे देना। भी सही बात है कि जब पहले से संपत्ति दी जा चुकी है तो तुम इसको और पट्टे पर क्यों दोगे? और ये मेरी संपत्ति है तो हमने अपने फायदे के लिए तुमको दिया है और तुम भी अपने फायदे के लिए लियो। अब तुम इसमें डबल अपना फायदा वसूल करने लगो तो ये भी सही नहीं है। तो ये अपवाद है कि यहाँ पर जो है पट्टा दाता जो है इस तरह की शर्त जो है लगा सकता है कि आप जो है इस संपत्ति का अंतरण जो कि हमने आपको किया है आप किसी और को नहीं कीजिएगा एज अ लीज। दूसरी शर्त है विवाहित महिला। पढ़ के तो ऐसा लगता है कि भाई विवाहित महिला से यहाँ क्या मतलब है। विवाहित महिला का मतलब है कोई ऐसी औरत जो कि शादीशुदा है लेकिन हिंदू मुस्लिम नहीं है, न ही बौद्ध है, न हिंदू है, न मुसलमान है, न बौद्ध है। तो ऐसी महिला जो कि विवाहित है, मतलब किसी इन तीनों धर्म को छोड़ करके अगर वो किसी और धर्म में है, तो जब तक वो विवाहित है अपने विवाहित जीवन के दौरान अगर उसको कोई संपत्ति दी जा रही है और कहा जाता है ये शर्त लगा के कि जब तक तुम शादीशुदा जीवन में हो तब तक तुम इस संपत्ति को सिर्फ खुद ही भोगोगी, तुम किसी और को ये संपत्ति नहीं दे सकती, ये तुम्हारे फायदे के लिए है। तो जब तक तुम इस शादीशुदा जीवन में हो, जब तक तुम जीवित हो, तब तक तुम इस संपत्ति को भोगोगी, यूज करोगी, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करोगी, एंजॉय करोगी, लेकिन तुम किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकती। तो इस तरह की शर्त जो एक विवाहित महिला के लिए लगाई जाती है उसके फायदे के लिए, तो इसको यहाँ पर वैलिड बताया गया है। तो ये था इसका एक्सेप्शन। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आपको ये एक्सेप्शन भी अपने आंसर में लिखना है और रट्टा तो मार ही लेना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। टीपी एक्ट में रिपीट होते रहते हैं ये सब सेक्शन, और बिहार जुडिशरी में चूंकि 13 से 14 मार्क्स का पेपर होता है तो आपको बहुत अच्छे से इसको पढ़ना भी है। इसीलिए मैंने बिहार जुडिशरी के आने के पहले इस पर फोकस किया है और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पर। बाकी पेपर भी चलेंगे लेकिन पहले इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। और जितनी बातें इसमें जानने की थी एग्ज़ाम पास करने के व्यू से वो मैंने आपको बता दी है। ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं है एक्स्ट्रा, जो बिना मतलब का पढ़ना नहीं है, पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करना है। हाँ, लेक्चरर बनना है तो बिल्कुल पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जज और एपीओ बनना है तो इतना आपके लिए काफ़ी है। तो मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा आज का लेक्चर। अगर आ गया होगा तो आप लाइक कर दें, पसंद नहीं आया है तो अनलाइक कर दें। कोई भी बात हो इससे रिलेटेड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। नहीं मन करता है तो सब्सक्राइब ना करें, कोई बात नहीं।
मिलेंगे आपसे सेक्शन 11 के साथ में। जो भी डबल टिक दिख रहा है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए गुड नाइट एंड टेक केयर।